मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का टेलर एंड फ्रांसिस की तरफ से इस रीजनल एडवोकेसी वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वरालिका कथूरिया, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर एट टेलर एंड फ्रांसिस, एंड आई विल बी मॉडरेटिंग टुडेज सेशन। सबसे पहले मैं आज की वर्चुअल ऑडियंस को थैंक करना चाहूँगी। आपका समय बहुत वैल्यूबल है और आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ सेशन में आए हैं कि आज की डिस्कशन आपकी रिसर्च जर्नी में प्रैक्टिकली यूजफुल होगी। हमने भी इस सेशन को उसी ऑब्जेक्टिव के साथ केयरफुली डिज़ाइन किया है ताकि आप यहाँ से ONOS की बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज और रिसर्च कंटेंट को इफेक्टिवली यूज़ करने का कॉन्फिडेंस लेकर जाएं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नेशनल इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव हाई क्वालिटी स्कॉलरशिप और नॉलेज को रिसर्चर्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल बनाता है। यह सिर्फ कंटेंट एक्सेस प्रोवाइड करने की स्कीम नहीं है, ये इंडिया की रिसर्च कैपेसिटी, इनोवेशन इकोसिस्टम और विकसित भारत 2047 के विजन को स्ट्रेंथन करने की डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। ONOS के थ्रू 13,000 प्लस इंस्टीट्यूशंस ONOS के through 13,000 plus scholarly journals from 30 leading international publishers, 6,300 plus government institutions and R&D institutions के students, researchers and faculty members के लिए available हैं। आज का थीम है Navigate, Access, Accelerate। इस सेशन में हम समझेंगे कि ONOS के थ्रू अवेलेबल रिसर्च कंटेंट को कैसे डिस्कवर, एक्सेस और डाउनलोड किया जा सकता है, and how this access can better support research, teaching and learning outcomes। आज की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले हमारे साथ 2 हाईली रिस्पेक्टेड एंड इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स जुड़े हैं। डॉक्टर नबी हसन, हेड लाइब्रेरियन एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली। Natasha Devasar, Managing Director and Commercial Lead for India, South Asia and Sub-Saharan Africa at Taylor and Francis Group। दोनों स्पीकर्स ONOS की रेलेवेंस, इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इंडियाज रिसर्च इकोसिस्टम और अवेलेबल स्कॉलरली रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पर अपने वैल्यूबल पर्सपेक्टिव्स शेयर करेंगे। इन लीडरशिप इंसाइट्स के बाद हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेगमेंट होगा। इस सेगमेंट को अंजलि गुप्ता, प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग एक्सपर्ट टेलर एंड फ्रांसिस, कंडक्ट करेंगी। अंजलि हमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगी कि रेलेवेंट कंटेंट को कैसे सर्च करें, रिसर्च आर्टिकल्स को कैसे डाउनलोड करें और टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के डिफरेंट फीचर्स को इफेक्टिवली कैसे यूज करें। विद दैट लेट्स बिगिन टुडेज प्रोग्राम। अब अब मैं आज के हमारे फर्स्ट डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, डॉक्टर नबी हसन, हेड लाइब्रेरियन एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली। डॉक्टर हसन एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज के फील्ड में मोर देन 3 डेकेड्स का रिच एक्सपीरियंस रखते हैं। उनकी एक्सपर्टीज डिजिटल लाइब्रेरीज, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, रिसर्च इंफॉर्मेशन सर्विसेज और इमर्जिंग लाइब्रेरी टेक्नोलॉजीज जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में है। सर टेलर एंड फ्रांसिस के साथ पार्टनर करने और इस इंपॉर्टेंट नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर हसन हमारे साथ ONOS फ्रॉम एक्सेस टू इम्पैक्ट पर अपने इंसाइट्स शेयर करेंगे। ONOS के थ्रू रिसर्च कंटेंट की अवेलेबिलिटी एक वेरी इंपॉर्टेंट बिगिनिंग है, लेकिन इस इनिशिएटिव का ट्रू सक्सेस तब होगा जब रिसर्चर्स इस एक्सेस को मीनिंगफुल रिसर्च आउटपुट, इनोवेशन, कोलैबोरेशन और मेजरेबल एकेडमिक इम्पैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। I believe this is the perfect context for Dr. Hassan's sessions. Dr. Hassan, once again, a very warm welcome. Without further ado, the virtual stage is all yours. इसकी वैल्यू अगर 2000 करोड़ एक साल में गवर्नमेंट हम पे खर्च कर रही है तो हमें इसका पूरा फायदा मिलना चाहिए। मतलब इसका रिसर्च इम्पैक्ट में कैसे इसको बदला जा सकता है वो हमारे लिए देखना जरूरी है। मेरे लिए ओनोस की असली सफलता केवल इस बात में नहीं है कि इसके द्वारा कितने जर्नल एक्सेस हो रहे हैं आपको या कितने पेपर डाउनलोड किए जा चुके हैं। ये सब डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। असली सवाल ये है कि इंडियन रिसर्चर उस एक्सेस का कितना मीनिंगफुल यूज कर पाते हैं और उसको रिसर्च इम्पैक्ट में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज की पूरी प्रेजेंटेशन का जो सेंट्रल आइडिया है वो फ्रॉम एक्सेस टू इम्पैक्ट है। आपने टाइटल में भी मेरी स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे। विरालिका, अगर कहीं स्लाइड चेंज करने में कोई इशू आए तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि मैं पूरी स्क्रीन देख रहा हूँ। मैं रिएक्शंस अभी नहीं देख रहा हूँ। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन का सेंट्रल आइडिया है फ्रॉम एक्सेस टू इम्पैक्ट, यानी
पहुंच से प्रभाव तक, पहुंच का मतलब एक्सेस से आपको कितना इम्पैक्ट आप डाल पा रहे हैं ओवरऑल, वो इम्पोर्टेंट है। मैं इसे एक सिंपल जर्नी की तरह रखूंगा, कोशिश करूंगा कि ये एंगेजिंग हो और आप लोग बोर ना हो। आपके जो भी सवाल होंगे आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दें, और एक बार मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए 20-25-30 मिनट बाद, उसके बाद जैसा कि मॉडरेटर उसको जिन उन क्वेश्चन को किस तरह से लेना चाहेंगी, टेक्स्ट से या फिर मुझसे आंसर चाहेंगी, आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कराना चाहेंगी, वो देख लेंगी। तो मैं इसको एक सिंपल जर्नी की तरह रखूंगा। एक्सेस से यूज, यूज से कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी से रिसर्च, और आखिर में रिसर्च से क्या इम्पैक्ट हुआ, यानी जो एक्सेस आपको दिया जा रहा है उसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हुआ। अब सबसे पहले सवाल यह है कि जो ओनोस है वो बेसिकली ओनोस हमारे 5 जो बैरियर्स है, स्ट्रक्चरल बैरियर्स है, उसको बेसिकली रिमूव करता है। ऑफ कोर्स ये बात जरूर है कि ओनोस की जरूरत क्या थी। उसी संदर्भ में आप देख रहे हैं कि ओनोस शोध की 5 संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना, मतलब इससे हमें हमारे स्कॉलरली जो एक्सेस सिस्टम है उसमें 5 स्ट्रक्चरल बैरियर रहे हैं अब तक। पहली है फ्रेगमेंटेशन, यानी अलग अलग इंस्टीट्यूशन और एजेंसीज अलग अलग नेगोशिएट करती थी। आपको पता है इतने सारे कंसोर्शियम रहे हैं इंडिया में, मैं भी बहुत सारे कंसोर्शियम की नेगोशिएशन का पार्ट रहा, चाहे वो यूजीसी इन्फोनेट रहा, ईशो सिंधु रहा, इंडेस रहा, एनकेआरसी रहा, डेलकॉइन रहा, बहुत सारे कंसोर्शिया रहे हैं। तो उसमें हमें अलग अलग नेगोशिएट करना पड़ता था, तो एक फ्रेगमेंटेशन की बात होगी। दूसरी इनइक्वलिटी है, यानी रिसर्च जर्नल का एक्सेस इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल कैपेसिटी से जुड़ा हुआ था। फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली को पहले से ही सारी रिसोर्सेज का एक्सेस था जब ओनोस नहीं भी था, बट हम पहले अपने पैसे से वो रिसोर्सेज सब्सक्राइब करते थे, अब हमें सेंट्रली मिल रही हैं, तो उससे ये फायदा हुआ, हमें और रिसोर्सेज भी ऐड कर पा रहे हैं। बट जेएनयू जैसे संस्थान जो बहुत बड़े संस्थान, बहुत रिप्यूटेड हैं, टॉप रैंक हैं, एमयू जैसे संस्थान, इनको उन रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं था जो हमें एक्सेस था, या जो ओनोस ने रिसोर्सेज दिया। तो बेसिकली एक तरह से इनइक्वालिटी थी इस एक्सेस में। तो उससे क्या हुआ, ओनोस की वजह से क्या हुआ, ये हमें इनइक्वालिटी दूर करने में एक तरह से ये हेल्प कर रहा है। तीसरा एक फैक्टर था कॉस्ट। आपको पता है कि ये रिसोर्सेज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। उनके अपने एक सिस्टम होता है, उनको मैनेज करने में कॉस्ट लगती है, उनको प्रेजेंट करने में एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के थ्रू कॉस्ट लगती है। तो ये रिसोर्सेज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। चौथा जो एक बैरियर था, डुप्लीकेशन या ओवरलैपिंग, मतलब एक ही तरह की रिसोर्सेज अलग अलग जगह ली जा रही थी। जो रिसोर्सेज मैं ले रहा था एज ए ईशो सिंधु, जिसका मुझे एक्सेस था, उन्हीं रिसोर्सेज का एक्सेस नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम जो एनकेआरसी कहलाता उसको भी था। एक ही गवर्नमेंट है, एक ही टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, उसके बावजूद हम लोग अलग अलग पे कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च कैपेसिटी, यानी जब लिमिटेड लिटरेचर तक एक्सेस सीमित हो तो फिर डिस्कवरी, लिटरेचर रिव्यू और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बहुत प्रभावित होते हैं। यानी कि आपको जब एक्सेस ही नहीं था रिसोर्सेज का, तो आप कैसे करके डिस्कवरी, लिटरेचर रिव्यू और अच्छा रिसर्च और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर पाते। इसलिए ओनोस का बड़ा आइडिया सिर्फ एक बेहतर सब्सक्रिप्शन डील नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन डील नहीं है, ये एक नेशनल स्कॉलरली इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसको आप एक स्कॉलरली इंफ्रास्ट्रक्चर मान के चलें तो ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा। तो उस दिशा में कदम है, लाइक वन नेशन शेयर्ड एक्सेस टू कॉमन स्कॉलरली फाउंडेशन, यानी एक राष्ट्र साझा पहुंच समान शोध के अवसर, यानी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की वजह से जो एक इक्विटेबल एक्सेस है, जो समान अवसर
जेएनयू को, आईआईटी दिल्ली को, बीएचयू को, एमयू को, एक स्टेट यूनिवर्सिटी को, एक कॉलेज को समान अवसर मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसा टैलेंटेड बच्चा भी हो सकता है जो जिसे रिसोर्सेज की जरूरत थी बट वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो एक समान अवसर मिल रहे हैं उसको। तो बेसिकली ओनोस ने भारत एज ए सिंगल नेशन के आधार पर सेम रिसोर्सेज का एक्सेस करीब 70,000 प्लस इंस्टीट्यूशन को दिया है। हालांकि 65,000 आपको लैंडिंग पेज पे दिखता है, बट आप अंदर जाएंगे तो आपको 71,000 प्लस इंस्टीट्यूशन वहां दिखेंगे। सो इन इंस्टीट्यूशन को एक्सेस प्रोवाइड किया, जो आपने अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कलेक्टिव एक्सेस का मतलब केवल कंटेंट नहीं है, इसका मतलब नॉलेज एक्सेस में ग्रेटर इक्विटी भी है, यानी कि जो रिसोर्सेस हैं उसमें अब आपको इक्विटी भी है। अब हम बात करते हैं कि ये हिस्टोरिक शिफ्ट एक्सेस से इम्पैक्ट की तरफ है, जैसे कि ओनस ने ओनस के स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने कहा था। तो बेसिकली जब हमारी ये हिस्टोरिक शिफ्ट हो गई एक्सेस से और हम इम्पैक्ट की तरफ जाते हैं, तो ये बेसिकली इसको आप सब कुछ ना मान लें, आप ये ना सोचें कि हमें सब कुछ मिला, इसको आप स्टार्टिंग लाइन मान लें, लेकिन इसको फिनिश लाइन ना माने। अगर आपने फिनिश लाइन मान लिया, इतना सारा एक्सेस रिसोर्सेज का मिल गया, तब तो आप ओनोस के रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। यानी ओनोस ने बेसिकली आपको एक्सेस देके शोध की शुरुआत कर दी। ठीक है, ये आपकी मंजिल नहीं है, मंजिल आपकी है इस शोध से आगे आप नया नया रिसर्च करें, नए नए रिसर्च को पब्लिश करें, उसको पेटेंट करें, अपना नाम रोशन करें, अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करें और देश को आगे लेके जाएं। बिकॉज आपकी जो पब्लिकेशन, आपका रिसर्च है, उसी से देश आगे बढ़ेगा और उसी से हमारा देश विकसित भारत बनेगा। तो अगर हम देखें, पहले हम लोग क्या करते थे, अगर आप यहाँ ये मेरे पॉइंट्स देखें, एक्सेस, यूज, कैपेबिलिटी, इम्पैक्ट, पहले रिसर्च का सवाल कई बार ये होता था कि क्या मुझे पेपर मिल सकता है और कहाँ से मिल सकता है। आज सवाल हमारा कुछ बदल गया है काफी हद तक। आज हमारा सवाल ये है कि ये हमें पेपर तो मिल गया, अब हम इस पेपर को या इस लिटरेचर को अपने रिसर्च में कैसे यूज करें। मैं से 4 स्टेजेस में बेसिकली देखता हूं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूज, एक्सेस, यूज, कैपेबिलिटी और इम्पैक्ट। एक्सेस का मतलब है कि फुल टेस्ट तक पहुंचना, यानी आपको एक्सेस तो मिल गया, आज की डेट में उन्होंने आपको फुल टेस्ट तक पहुंचा दिया। अब उस फुल टेक्स्ट का यूज आप रेलेवेंट लिटरेचर को पढ़ के एवोल्यूएट करने के लिए यूज कर पा रहे हैं नहीं, ये आपको देखना होगा। आपको उसको एक्सेस का पूरा फायदा उठा के उसको एवेल्युएशन तक लेके जाना है। उसके बाद आपने कैपेबिलिटी का यहाँ मतलब है एविडेंस को कनेक्ट करके स्ट्रॉन्गर रिसर्च बनाना है। यानी आपको एक्सेस मिल गया, आपने उस एक्सेस जो कंटेंट थे उसको एवेल्युएट किया, उसके बाद आपने उसको एविडेंस में कन्वर्ट करके आपने और अच्छा रिसर्च करना शुरू कर दिया। और इम्पैक्ट जो लास्ट पॉइंट है यहाँ, उसका मतलब है कि पब्लिश करना, कोलैबोरेट करना और नॉलेज को सोसाइटी तरह तथा रिसर्च कम्युनिटी तक पहुंचाना। यानी आपको जब एक्सेस मिल गया तो उसको आप अच्छे से एवेलुएट कीजिए, उसको आप अच्छा रिसर्च बनाने के लिए कनेक्ट कीजिए और अब उसको पब्लिश करें या उसको पेटेंट लेके आए उसका, या उसको किसी भी तरह एंड यूजर तक पहुंचाना है, क्योंकि ये देश का धन है, ये टैक्स पेयर का मनी है, ये आप सबका पैसा है। तो इसका कहीं ना कहीं जब तक फायदा सोसाइटी को नहीं पहुंचेगा, रिसर्च कम्युनिटी को नहीं पहुंचेगा, तो हमारा ओनोस का पर्पस तो अधूरा रह गया ना। मैं खुद ओनोस की पीईसी जो कमिटी है उसमें मैंने सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी सीएफटीआई को रिप्रेजेंट किया, उसकी मीटिंग्स अटेंड की, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो मुझे भी लगता है कि हम लोग पूरा जस्टिस तभी करेंगे जब हम यूज से आगे बढ़ के एवुलेट करेंगे, एवुलेट से आगे बढ़ के कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे, कैपेबिलिटी से आगे बढ़ के हम उसको अच्छे रिसर्च से कनेक्ट करेंगे और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट हमें सोसाइटी को एंड यूजर तक पहुंचाना है, वो हमें देखने को मिलना चाहिए।
इसलिए अब हमें ओनोस को सिर्फ एक्सेस प्रोग्राम की तरह नहीं देखना है, बल्कि हमें इसको रिसर्च ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में देखना चाहिए। अब आप देखिए, हम लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और बड़े शहर की तो बात करते हैं। अब आप टियर 2 और टियर सिटी 3 के बारे में सोचिए। छोटे छोटे शहर हैं, जो छोटे छोटे शहर कस्बों में कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनका क्या हाल है। तो अब आप एक सिंपल रिसर्चर की जर्नी की कल्पना कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि एक सिंपल रिसर्चर हैं आप, जो एक टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले रिसर्चर ने क्या करता था, रिसर्चर एक पेपर ढूंढता था, कोशिश करता था उसका लिंक मिल जाए, बट उसको बेचारे को एक्सेस ही नहीं होता था, तो एक्सेस नहीं कर पाता था। आज वही रिसर्चर फुल टेक्स्ट ढूंढता है, पढ़ता है। तो ये ओनोस की वजह से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन आगे क्या है, आपको एक्सेस तो मिल गया, बट आगे क्या है? आगे यही हमारी बेसिकली असली रेस्पॉन्सिबिलिटी और परीक्षा है। यानी रिसर्चर को सही लिटरेचर ढूंढने में सिर्फ मदद नहीं करनी है, उसकी क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी को समझना है। वो जो कंटेंट है, रिसर्चर की अपनी जो जिज्ञासा है, उसको पूरा करने के लिए हमें उसकी क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी कंटेंट की देखनी है, और दूसरे एविडेंस को उससे जोड़ना है, और नए रिसर्च क्वेश्चंस हमने तैयार करने। अभी हमारे यहाँ 2 दिन पहले मोदी जी आए थे, वो बार बार यही कह रहे थे कि जब तक आप स्टूडेंट अगर रिसर्च क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आपकी जिज्ञासा कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, इंस्टीट्यूशन और देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो बेसिकली आप लिटरेचर एक्सेस करेंगे, फिर उसमें क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी को समझेंगे, फिर उसमें एविडेंस ढूंढेंगे, और फिर आप नए रिसर्च क्वेश्चन तैयार करेंगे, और फिर अपने रिसर्च को पब्लिश करना और उसे विजुअल बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया, आपने एक ऐसे जर्नल में पब्लिश किया जो पब्लिकली एक्सेसिबल ही नहीं है, तो आपका रिसर्च तो वहीं तक कन्फाइंड रह गया। या आप किसी रिपोजिटरी पे डालिए जो पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो खासकर टियर 2 या स्मॉलर सिटी इंस्टीट्यूट के जो इंस्टीट्यूशन के लिए ये बहुत बदलाव, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। अगर एक्सेस किसी जगह की ज्योग्राफी या इंस्टीट्यूशनल वेल्थ कम निर्भर हो, तो रिसर्च अपॉर्चुनिटी बराबर हो सकती है। यानी कि ओनोस की वजह से क्या हुआ, जो दिल्ली शहर के लोगों को एक्सेस है, वही एक छोटे से कस्बे को भी एक्सेस है, अगर उनके पास कनेक्टिविटी वगैरह है तो। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, ओनोस ने रिसर्चर को स्टार्टिंग लाइन तक पहुंचा दिया है। यानी कि आगे रिसर्चर की भी कुछ जिम्मेदारी, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस स्टार्टिंग लाइन से रिसर्चर की पूरी जर्नी को मजबूत बनाएं, उसे फिनिश लाइन तक ले जाएं। यानी बेहतर रिसर्च और बेहतर पब्लिकेशन और अंततः बेहतर इम्पैक्ट तक। इससे आपको आपके इंस्टीट्यूशन को और देश भारत को विकसित भारत बनाने में बहुत मदद मिलेगी, और ये हमारे आत्मनिर्भर भारत या जो एनईपी के सपने हैं, जो उसमें ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई किए, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। अब मैं अपनी इस स्लाइड के माध्यम से अपने प्रेजेंटेशन के कोर आइडिया को 8 स्टेजेस में रखना चाहता हूँ। पहला, डिस्कवर यानी सही लिटरेचर ढूंढना। दूसरा, वैलिडेट यानी क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस चेक करना उस लिटरेचर का। तीसरा, एक्सेस यानी फुल टेक्स्ट तक आसानी से पहुंचना, यानी आपको कनेक्टिविटी भी होना चाहिए, आपके पास डिवाइसेस भी होना चाहिए, वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, या हो सकता है मोबाइल डिवाइस हो। चौथा, सिंथेसाइज यानी अलग अलग एविडेंस और डिसिप्लिन को कनेक्ट करना। पांचवी, क्रिएट यानी नए रिसर्च क्वेश्चन और नॉलेज पैदा करना, बेस्ड ऑन आपके जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, उसके बेस पे आपने नए रिसर्च क्वेश्चन और नॉलेज को पैदा करना है। छठा, पब्लिश यानी फाइंडिंग्स को स्कॉलरली कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ना। आप अगर पब्लिश नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा ना, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। सातवां, शेयर करना यानी आपका जो रिसर्च है, पब्लिश भी हो गया, उसको किस तरह से डिस्कवरेबल बनाना है, ताकि लोग उसको रीयूज कर पाए, वाइडर कम्युनिटी को पहुंच पाए, और किसी भी तरह जिसको जरूरत है उसको उसको अवेलेबल कराना है। और आठवां, इम्पैक्ट यानी रिसर्च का इन्फ्लुएंस साइंस, सोसाइटी, पॉलिसी, पब्लिक प्रैक्टिस और देश पर दिखाई देना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं, अभी हमारा इंडिया जनरली टॉप रैंक पब्लिक नंबर ऑफ पब्लिकेशन में टॉप रैंक पे रहता है। टॉप मींस की
चाइना, अमेरिका और एक आध कंट्री के बाद या जनरली तीसरे पे रहता है। बट हमें उसका इम्पैक्ट भी तो देखना। अगर हम अपनी रैंकिंग लाइक इम्पैक्ट फैक्टर के बेस पे देखें या एच इंडेक्स के बेस पे देखें तो थोड़ा सा अभी कम है, उसको हमें इसी तरीके से आगे बढ़ाना है। सो स्टेज 3 तो ओनोस ने पूरा कर दिया। स्टेज 3 क्या था हमारा? फुल टैक्स एक्सेस रिसोर्सेज के लिए। वो तो आपने आपका मकसद पूरा हो गया स्टेज 3 का। लेकिन नेशनल इन्वेस्टमेंट की पूरी वैल्यू, इस नेशनल इन्वेस्टमेंट की पूरी वैल्यू तभी आपको मिलेगी और आपका मकसद तभी सफल होगा जब आप 1 से लेके 8 तक जो यहाँ मैंने पूरी लाइफ साइकिल बताई है उसको आप मजबूत करेंगे। आप सारे उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे 1 से लेके 8 तक में। इसलिए मेरा आग्रह है कि हम डाउनलोड को एंड पॉइंट ना माने। ठीक है, 2025 में 2026 में अच्छे आर्टिकल नंबर ऑफ डाउनलोड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे इसका तो ओनोस का डाउनलोड एक एक्टिविटी है बेसिकली। रिसर्च आउटकम असली आपका रिजल्ट तभी मिलेगा आपको जब आप उस डाउनलोड को इम्पैक्ट में कन्वर्ट करें। सो बेसिकली यहाँ जो लाइब्रेरियंस हैं या लाइब्रेरी वाले हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आपकी असली भूमिका यहीं से शुरू होती है, आपकी भूमिका बदल जाती है। तो लाइब्रेरी सिर्फ एक्सेस प्रोवाइडर नहीं रहता या लाइब्रेरी सिर्फ एक्सेस नहीं प्रोवाइड करवाती, बल्कि आप रिसर्च इनेबलमेंट पार्टनर हैं। आप उनके पार्टनर हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट सोसाइटी में देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो परिवर्तन के लिए पूरे शोध जीवन चक्र यानी रिसर्च लाइफ साइकिल को मजबूत बनाना होगा। ये कुछ अर्ली एविडेंस मैंने लिए हैं ओनोस की वेबसाइट से। तो हम अब यूसेज की बात करें। ओनोस के इस्तेमाल के शुरुआती एविडेंस दिखाई देने लगे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ डाउनलोड्स, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो ऐड हुई हैं, नंबर ऑफ यूजर्स कितने लोगों ने रजिस्टर किया है। तो ये सारे अर्ली एविडेंस हैं और ये बहुत पॉजिटिव और बहुत मोटिवेटिंग है। लेकिन मेरा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन ये है कि ठीक है, वहाँ एविडेंस तो दिख रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन उस पर रजिस्टर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमें डाउनलोड और ये सब दिख रहा है और यूसेज भी दिख रहा है। पर असल सवाल यही है कि हर यूसेज को ज़्यादा मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए। अगर किसी आर्टिकल का डाउनलोड हुआ है तो ठीक है, अगला सवाल फिर हमारा ये होना चाहिए, अच्छी बात है डाउनलोड हुआ है, क्या वह लिटरेचर रिव्यू में काम आया जो आपने डाउनलोड किया है? क्या उससे आपने रिसर्च क्वालिटी बेहतर की अपनी? क्या उसने कोलैबोरेशन या पब्लिकेशन में आपकी मदद की? क्या उससे कोई नया रिसर्च क्वेश्चन सामने आया? इसलिए अब हमें सिर्फ यूसेज मैट्रिक्स को आगे बढ़कर नहीं देखना, बल्कि यूसेज मैट्रिक्स से आगे बढ़कर हमें आउटकम मैट्रिक्स पर ध्यान देना है। यानी कि यूसेज हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, बट उसका आउटकम क्या है, उसके रिजल्ट क्या है? तो हमारा जो रिसर्च है, हमारा जो डाउनलोड्स है, हमारा जो यूसेज है, वो बेसिकली आउटकम बेस्ड या आउटकम मैट्रिक्स बेस्ड होना चाहिए। डैशबोर्ड हमारे लिए बहुत यूजफुल है, जो ओनोस का, इससे हमें इंस्टीट्यूशंस, यूजर्स, फैकल्टी, स्टूडेंट और उनके एक्सेस पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। लेकिन सिर्फ डैशबोर्ड नंबर्स को हम आउटकम नहीं कह सकते। डेटा हमें ये बताता है कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, सिस्टम का जो तरीका अपनाया गया है वो ठीक से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन रिसर्च असेसमेंट से हमें ये समझना होगा कि उस इस्तेमाल से असल में क्या फायदा हुआ? क्या रिसर्च बेहतर हुई? क्या पब्लिकेशंस बढ़ी? क्या कोलैबोरेशन हुई? और क्या कोई वास्तविक रिसर्च इम्पैक्ट पैदा हुआ? ये हमारा असली मकसद है। अब आप अगर यहाँ देखें तो मैंने स्पेशली टेलर एंड फ्रांसिस, क्योंकि ये होस्ट हैं, इनकी रिसोर्सेज के बारे में भी बात करना जरूरी है। आपको ये एक अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके द्वारा। तो अगर मैं टेलर एंड फ्रांसिस की बात करूं तो इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। ओनूस में हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है सेकेंड नंबर पे हो इनका पोर्टफोलियो आज की डेट में। और इस प्रेजेंटेशन के अनुसार आप देख पा रहे हैं कि टेलर एंड फ्रांसिस जो स्लाइड है मेरी, उसमें ओनोस में इनके 2548 जर्नल्स अवेलेबल हैं। इनमें 300 तो ओपन एक्सेस मोड में, कितनी अच्छी बात है। और आपको बैक फाइल्स का एक्सेस भी मिल रहा है 1997 ऑनवर्ड्स से। और सबसे बड़ी बात है कि इनके 19 जर्नल एपीसी में कवर्ड हैं, यानी कि इनके 19 जर्नल्स में से गोल्ड ओपन एक्सेस में आप जाते हैं तो आपको कोई एपीसी चार्ज नहीं मिलेगा। तो अगर
आप इसका सिग्निफिकेंस केवल नंबर्स में नहीं है, यहाँ रीडिंग और पब्लिशिंग दोनों डायमेंशन दिखाए गए हैं। यानी कि सिर्फ नंबर ऑफ जर्नल्स का एक्सेस नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको आर्काइव का एक्सेस नहीं दे रहा है, बल्कि सबसे बड़ी बात है इनके 19 जर्नल एपीसी में कवर्ड है, यानी इनके जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर और जर्नल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसलिए फ्यूचर रेडी स्कॉलरली इकोसिस्टम में रीड, पब्लिश और राइट्स तीनों को देखना होगा, क्योंकि हम सिर्फ रीड और एक्सेस की बात नहीं करेंगे, हमें उससे आगे निकल के हमें पब्लिश और इम्पैक्ट और उसके क्या एडवांटेज लोगों को मिल रहे हैं, किस तरह से सोसाइटी को, वो भी हमें देखना होगा। अब मैं एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आपको यहाँ रखना चाहता हूँ। द हार्ड पिट इज नॉट द पोर्टल, यानी कि पोर्टल या एक्सेस प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है, लेकिन ये असली चैलेंज लास्ट माइल है। ठीक है, अभी हम लास्ट माइल तक नहीं पहुंचे और उस दिशा में थोड़ा सा स्लो है। पहली जरूरत है डिजिटल रेडीनेस, यानी कनेक्टिविटी, डिवाइसेस, ऑथेंटिकेशन और ऑफ कैंपस। यानी कि आईआईटी दिल्ली या जेएनयू या डीयू या जामिया जैसे संस्थान तो एक्सेस कर पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि उनके पास ये है आपका लाइक आईपी रेंज है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वो ऑफ कैंपस एक्सेस भी आपको दे रहे हैं, चाहे शिबोले से दे रहे हैं या किसी और तरीके से। तो पहली जरूरत, और लोगों के पास डिवाइसेस भी हैं, बट हर जगह पे नहीं है ना, हर जगह पे लोकल एरिया नेटवर्क नहीं, हर जगह लोगों को कंप्यूटर लैब या लैपटॉप नहीं मिले हुए हैं, तो वो हमें देखना होगा। दूसरी है डिस्कवरी, क्या रिसर्चर सही मेटा डेटा, सर्च टूल और डिस्कवरी सिस्टम का उपयोग कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली में तो मैंने एक डिस्कवरी टूल लिया हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू सिंगल विंडो से मेरी सारी रिसोर्सेज 32 जो यहाँ रिसोर्सेज हैं ओनोस में, वो सारी एक्सेस हो रही है, मेरी अपनी रिसोर्सेज। बट हर किसी के पास तो डिस्कवरी सिस्टम नहीं है ना, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज पे जाके एक्सेस करना चैलेंज है, तो यहाँ पे ये हमें देखना होगा। तीसरी है ह्यूमन कैपेसिटी। ह्यूमन कैपेसिटी का मतलब हुआ हमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी, रिसर्च लिटरेसी है, लिटरेसी और पब्लिशिंग लिटरेसी कितनी है हमारे जो यूजर्स हैं ओनोस के। और चौथी है इंस्टीट्यूशनल कल्चर, यानी हमारी इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्या हमने अवेयरनेस, ट्रेनिंग, रिसर्च सपोर्ट और फैकल्टी एंगेजमेंट किया है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ टेलर एंड फ्रांसिस और दूसरे साथियों से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ठीक है ऑनलाइन तो बहुत अच्छी बात है, बट आप जगह जगह जाके थोड़ा सा इन पर्सन प्रोग्राम भी कीजिए। इन पर्सन से थोड़ा सा एंगेजमेंट ज्यादा अच्छा होता है, लोग खुल के पूछ पाते हैं और थोड़ा सा याद ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ लाइब्रेरी का रोल बहुत सेंट्रल हो जाता है। लाइब्रेरी वाले इन पब्लिशर्स साथियों को अपने अप्रोच करें, उनसे रिक्वेस्ट करें। और अगर ये हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, बड़े शहर में, तो इन बड़ी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉइज भी वहां होते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इन पर्सन वर्कशॉप भी प्रोवाइड करने में। तो आज का लाइब्रेरियन का काम केवल ये बताना नहीं है कि जर्नल अवेलेबल है और एक्सेस है। लाइब्रेरियन को, रिसर्चर को ये भी हेल्प करना है कि सही लिटरेचर कैसे डिस्कवर करें, सोर्स की क्रेडिबिलिटी कैसे एवेल्युएट करें, साइटेशन और एविडेंस कैसे यूज करें, एआई टूल्स को रेस्पॉन्सिबली कैसे यूज करें, और पब्लिकेशन जर्नी में अवेलेबल ऑप्शन को कैसे समझें। और इसी वजह से मैं कहता हूं ओनोस कैन डेमोक्रेटाइज एक्सेस, लाइब्रेरीज मस्ट डेमोक्रेटाइज द एबिलिटी टू यूज इट। यानी पुस्तकालयों की भूमिका है कि ओनोस ने जो आपको एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन किया है, उसको किस तरह से प्रभावशाली तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। अगली स्लाइड है मेरी ओनोस एंड देन एआई। क्या एआई से एक्सेलरेट हो रहा है और एआई से किस तरह के हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो अब एक कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन की बात करते हैं, ओनोस प्लस एआई। ओके, सो एआई रिसर्च वर्कफ्लो के कई हिस्सों को एक्सेलरेट कर सकता है। लिटरेचर डिस्कवरी है, क्वेश्चन फॉर्मुलेशन है, समराइजेशन है, कंपैरिजन है, ट्रांसलेशन है, कोडिंग है, डेटा एक्सप्लोरेशन है और ड्राफ्टिंग है। लेकिन एक क्लियर बाउंड्री हमें हमेशा याद रखनी होगी, एआई सोर्स वेरिफिकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। स्कॉलरली जजमेंट, रिसर्च एथिक्स, मेथोडोलॉजिकल स्क्रूटनी, प्रोबिनेंस और अकाउंटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसर्चर की ही रहेगी। वो कभी भी एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेगा। इसलिए मेरा सिंपल प्रिंसिपल है, यूज एआई टू एक्सेलरेट थिंकिंग, नॉट टू आउटसोर्स थिंकिंग। आप अपना दिमाग पहले लगाइए, एआई में अच्छे से प्रॉम्प्ट दीजिए,
तब जाके आप कंटेंट जनरेट कीजिए। आप पहले आप पूरा का पूरा आउटसोर्स अगर एआई को कर देंगे तो आपकी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाएगी। एआई हमें हजारों डॉक्यूमेंट्स में पैटर्न खोजने में मदद कर सकता है, लेकिन कौन सा एविडेंस ट्रस्टवर्दी है, कौन सा मेथड एप्रोप्रिएट है और क्या कंक्लूजन एकेडमिकली डिफेंसिबल है या जजमेंट ह्यूमन रिसर्च का होना चाहिए। और यहाँ ओनोस का ट्रस्टेड स्कॉलरली कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर रिसर्चर हाई क्वालिटी स्कॉलरली सोर्स तक बेहतर एक्सेस रखता है और एआई को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करता है तो दोनों मिलकर रिसर्च वर्कफ्लो को बहुत स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो एआई लाइब्रेरीज को रिप्लेस नहीं कर रहा। कोई अगर कहता है कि आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन होते होंगे कि क्या एआई से लाइब्रेरी रिप्लेस हो जाएंगी, नहीं मेरे भाई, कभी भी नहीं हो सकती। आप देखिए टेलीमेडिसिन है, क्या डॉक्टर रिप्लेस हो गए? हमारे पास यूट्यूब लेक्चर हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, हमारे पास मूक्स हैं, क्या फैकल्टी की जरूरत नहीं पड़ती, क्या प्रोफेसरों की जरूरत नहीं है? तो एआई को रिप्लेस नहीं कर सकता। उल्टा एआई के दौर में ट्रस्टेड कंटेंट, इंफॉर्मेशन लिटरेसी और ह्यूमन जजमेंट की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं बियॉन्ड सब्सक्रिप्शन, रीड, पब्लिश एंड राइट्स की। ओनोस के बारे में मैं केवल यही नहीं बात करूंगा कि व्हाट कैन इंडिया रीड, यानी कि एक्सेस तो मिल गया, बल्कि इक्वली इंपॉर्टेंट है व्हाट कैन इंडिया पब्लिश। ओपन एक्सेस, एपीसी सपोर्ट और रीड एंड पब्लिश जैसे मॉडल इसी चेंजिंग इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। साथ ही राइट्स भी महत्वपूर्ण है, यानी रिसर्चर कंटेंट को किस लाइसेंस के तहत रीयूज कर सकता है, लाइक क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस। डेटा और स्कॉलरली आउटपुट को कैसे शेयर किया जा सकता है। इसलिए रीडिंग एक्सेस फाउंडेशन है, मैं मानता हूं मैं, लेकिन पब्लिशिंग अपॉर्चुनिटी और राइट उस इकोसिस्टम को कंप्लीट करते हैं। ये चेंज लाइब्रेरीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइब्रेरियन को अब सिर्फ एक्विजिशन और एक्सेस नहीं, बल्कि स्कॉलरली कम्युनिकेशन और पब्लिशिंग सपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग भी रखनी होगी। तो आगे का रास्ता क्या है? मैं 5 प्रायोरिटीज यहाँ रखना चाहूंगा। पहली, मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन, यानी अवेयरनेस, ट्रेनिंग और रिसर्च सपोर्ट को सिस्टमेटिक बनाना होगा। और मैं पब्लिशर साथियों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन के साथ साथ आप बीच बीच में इन पर्सन प्रोग्राम भी कीजिए जगह जगह जाके। दूसरी, मेजर आउटकम्स, यानी डाउनलोड के साथ रिसर्च क्वालिटी, कोलेबोरेशन, पब्लिकेशन और इम्पैक्ट को भी मेजर करना होगा। तीसरी, कनेक्ट एक्सेस विद पब्लिशिंग, यानी ओपन एक्सेस, एपीसीज, रीड एंड पब्लिश और राइट्स को एक्सेस स्ट्रेटेजी के साथ जोड़ना होगा। चौथी, स्ट्रेंथन दी लास्ट माइल, यानी लाइब्रेरीज, डिजिटल लिटरेसी, एआई लिटरेसी और रिसर्च लिटरेसी में इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा। और पांचवी, बिल्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी, यानी कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, इक्विटी और इवॉल्विंग एक्सेस मॉडल पर लगातार काम करना होगा। यानी ओनोस की अगली फेज की सक्सेस लेवल स्केल से तय नहीं होगी। सही सक्सेस तभी मानी जाएगी जब स्मार्ट यूटिलाइजेशन मेजरेबल रिसर्च आउटकम्स में ट्रांसलेट हो, यानी कि जो एक्सेस है उसका, उसके रिजल्ट, उसके आउटकम्स हमें मेजरेबल दिखें और उसके आउटकम से हमें पता लगे नहीं भाई लोग एक्सेस ज्यादा कर पा रहे हैं, तो उसका देश को ओवरऑल फायदा भी हो रहा है। पब्लिकेशन आउटपुट बढ़ रहा है, रिसर्च बढ़ रहा है, पेटेंट्स बढ़ रहे हैं, इंडिया की विजिबिलिटी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ये विकसित भारत में हमें हेल्प कर रहा है। तो मेरा क्लोजिंग थॉट यही है कि अगर पूरी प्रेजेंटेशन को केवल 2 लाइंस में समराइज करूं तो मैं यही कहूंगा, एक्सेस वाज द प्रॉब्लम, इम्पैक्ट इज नाउ द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक्सेस तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब आपको एक्सेस के साथ साथ इम्पैक्ट क्रिएट करना ही आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कंटेंट जो तक पहुंचने की समस्या थी वो दूर कर दी ओनोस ने। प्रभाव अब हमारी जिम्मेदारी, यानी उसका जो असर है, इम्पैक्ट है, वो हमारी जिम्मेदारी है। ओनोस ने इंडिया को नॉलेज एक्सेस डेमोक्रेट करने के लिए अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी दी है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस एबिलिटी को यूज करके नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करें और अपना इम्पैक्ट महसूस कराएं कि देखिए गवर्नमेंट ने हम पे 2000 करोड़ पर एनम का खर्चा किया, उसके बदले में हम कितना अच्छा देश के लिए कर रहे हैं। एक रिसर्चर को सिर्फ आर्टिकल तक नहीं पहुंचना चाहिए, उसे आर्टिकल से आइडिया मिलना चाहिए, आइडिया से रिसर्च क्वेश्चन बनना चाहिए, रिसर्च से पब्लिकेशन होना चाहिए
और पब्लिकेशन से उस पब्लिकेशन का इम्पैक्ट दिखना चाहिए। और यही वह पॉइंट है जहां लाइब्रेरीज और लाइब्रेरियंस का रोल और महत्वपूर्ण हो जाता है। लाइब्रेरी को एक्सेस करने के बाद की जो जर्नी है, मैं रिसर्चर के साथ खड़ा होना चाहूंगा। इसलिए मेरा मैसेज बहुत सिंपल है, नेविगेट, एक्सेस, एक्सेलरेट, यानी खोज से पहुंच तक और पहुंच से प्रभाव तक। अंत में मैं टेलर एंड फ्रांसिस के लोगों का और इनफ्लिपनेट का और ओनोस का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे जोड़ा, और मैं जो हमारे पार्टिसिपेंट है उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत पेशेंटली मेरा ये लेक्चर सुना। उम्मीद है आप इससे कुछ टेक अवेज लेंगे। और आप देख रहे हैं ये बहुत सारी रिसोर्सेज मैंने कंसल्ट किए हैं, तो ये प्रेजेंटेशन मैंने इन रिसोर्सेज की हेल्प से बनाया है, मैं इनको ड्यूली एक्नॉलेज करता हूँ। मैं यहाँ केवल ओनोस को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं हूँ, मेरा अधिक मेरा यहाँ होने का एक मकसद है ओनोस को शोधकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी, सहज और प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। तो बेसिकली मेरा मकसद यही था इस प्रेजेंटेशन के लिए एग्री करने का, कि जो ओनोस की रिसोर्सेज हैं, चूंकि मैं CFTIS को रिप्रेजेंट करता हूँ वहाँ पे, तो मेरा बेसिक पर्पस था कि शोधकर्ताओं के लिए इसमें क्या उपयोगी है, क्या सहज है, किस तरह से सहजता से इसको और प्रभावशाली बनाया जाए, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्योंकि ओनोस की वास्तविक सक्सेस तभी होगी जब इसका बेनिफिट रिसर्चर के एक्चुअल वर्क फ्लो में दिखेगा, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देगा। और जो बेहतर डिस्कवरी, बेहतर रिसर्च, बेहतर पब्लिशिंग और अल्टीमेटली ग्रेटर इम्पैक्ट, इस सब के लिए काम में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके क्वेश्चन और कमेंट्स और डिस्कशन के लिए पूरी तरह तैयार हूं, जब भी होस्ट वो मेरे सामने रखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नबी हसन, इन बहुत ही वैल्यूबल और इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीज वर truly so thought provoking and such insightful perspectives. Thank you so much. आपने ONOS को सिर्फ एक कंटेंट एक्सेस इनिशिएटिव के रूप में नहीं, बल्कि इंडिया में रिसर्च पार्टिसिपेशन, नॉलेज इक्विटी और एकेडमिक इम्पैक्ट को स्ट्रेंथन करने वाले नेशन अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्सप्लेन करा है। पर्सनली मुझे भी आपके सेशन से काफ़ी वैल्यूबल इंसाइट्स मिले, और मुझे यकीन है कि हमारी ऑडियंस को ONOS की रेलेवेंस और इसके इफेक्टिव यूज़ पर एक मच डीपर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लेकिन आज का सेशन हमारे रिसर्चर्स के लिए है, इसलिए मैं अब डिस्कशन ऑडियंस के लिए ओपन करना चाहूँगी। अगर आपके पास डॉक्टर हसन के लिए कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ Q&A बॉक्स या चैट विंडो में टाइप करें। बट उससे पहले हमारे सेकंड स्पीकर नताशा देवसर मैम को शार्प 4 बजे एक दूसरे इवेंट के लिए लीव करना है, इसलिए आपकी परमिशन से हम पहले मैम को उनके सेशन के लिए इन्वाइट करना चाहेंगे। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को Q&A बॉक्स में पोस्ट करते रहें। मैम का सेशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद हम एक कंबाइंड Q&A सेशन रखेंगे और डॉक्टर नबी हसन और नताशा मैम दोनों के साथ आपके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप दिस अरेंजमेंट इज फाइन विद एवरीबडी। अब मैं मिस नताशा देवसर को उनके सेशन के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। It is my privilege to introduce Ms. Natasha Devasar, Managing Director and Commercial Lead for India, South Asia and Sub-Saharan Africa at Taylor & Francis Group. Natasha is a highly respected publishing industry leader with extensive experience across the academic and scholarly communication ecosystem. She currently serves as the India's chair for STM and has previously served 2 terms as president of the Association of Publishers in India. हमारे फर्स्ट सेशन में हमने ONOS की जर्नी फ्रॉम एक्सेस टू इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड किया। अब मैम हमें पब्लिशर्स पर्सपेक्टिव से बताएंगी कि टेलर एंड फ्रांसिस नेशनल इनिशिएटिव को कैसे सपोर्ट कर रहा है through researcher awareness, regional engagement, platform training, and multi-channel approach designed to reach researchers across different regions of India. She'll also share why the optimum use of ONOS resources is important for strengthening India's overall research and scholarly communication ecosystem. Thank you so much for joining us today and sharing your perspective, ma'am. Over to you. Thank you. नमस्कार सबको। डॉक्टर नबी हसन ने मेरा काम आसान भी कर दिया है और मुश्किल भी कर दिया है। आसान इसलिए क्योंकि उन्होंने सारा कवरेज कर दिया है, उपलब्धि का, उपयोग का, ONOS का पूरा लैंडस्केप। इनफैक्ट उन्होंने हमारे बारे में भी आपको बता दिया है। मुश्किल यही बात है, यही बात मुश्किल भी है, क्योंकि अब मुझे बोलने के लिए
कम है, पर दैट इज अ गुड थिंग एज वेल। शुरू में मैं यही कहूँगी कि हम क्यों कर रहे हैं ये हिंदी की शुरुआत और दूसरी राष्ट्रीय भाषाओं में, क्योंकि रिसर्च की भाषा अभी भी ज़्यादातर अंग्रेजी ही है, पर रिसर्च तक पहुंचने की भाषा अंग्रेजी ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी ही हो। सो फ्रॉम टुडे, आज से 19 नवंबर तक हम 9 भाषाओं में ये ट्रेनिंग करेंगे और ये आउटरीच करेंगे, ताकि हमारे जो रिसर्चर गन है उनको इसको रिसर्च को एक्सेस करने में और भी सहयोग, सहायता, उपलब्धि मिले। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस सेशन के लिए हमारे रिसर्चर्स लाइब्रेरियंस, फैकल्टी जिन्होंने रजिस्टर किया है, वो 200 शहरों से और 700 प्लस इंस्टीट्यूशन से हैं। सो राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से लोगों ने रजिस्टर किया है, और अगर ज्वाइन किया है तो ग्रेट, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो उनके पास होगी ही। तो ये इन इट सेल्फ हमें बताता है कि कितना ज़रूरी है ऐसी चीज़ें करने के लिए। डॉक्टर हसन ने बहुत बारी बोला कि आप लोगों को वेबिनार के अलावा इन पर्सन भी करना चाहिए। तो मैं ये पहले शेयर करना चाहूँगी कि पिछले साल से अब तक हमने 15 इन पर्सन इवेंट किए हैं, उसमें से अब तक 25 वर्कशॉप हो चुकी हैं, 500 से ज़्यादा लाइब्रेरियंस को हमने रीच किया है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि ट्रेनर को ट्रेन करना, लाइब्रेरियन कॉन्डुइट है इंस्टीट्यूशन में, तो उनको करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 18,000 प्लस यूज़र्स को हमने ट्रेन किया है इन पर्सन, और ये हम अकेले नहीं कर रहे हैं, इनफ्लिबनेट के साथ कर रहे हैं, आपकी संस्थाओं के साथ कर रहे हैं, मेन कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे हैं। तो ये तो जारी रहेगा, बड़ा देश है, बहुत रिसर्चर्स हैं, और हमारा एम्बिशन ONOS के थ्रू है कि हम 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुँच, रिसर्चर्स तक, लाभधाओं तक पहुँच सकें, और आज तक हम 1.8 करोड़ तक पहुँच गए हैं। और ये जो हमारी 2500 जर्नल्स की बात की, उसमें 50 लाख से ज़्यादा आर्टिकल हैं जो आप लोग, और ये 30 विषयों में है, इन प्लस इंटरडिसिप्लिनरी। सो द स्प्रेड जो है वो काफ़ी है। और आज जैसे आप लोग भी साइंस के बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन से हैं, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज से हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे पोर्टफोलियो में। और उपलब्धि की ये भी बात है, डॉक्टर हसन ने इसके बारे में भी बोला कि IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को मिल जाता है, पर हम लोग स्पेशल एफर्ट कर रहे हैं कि ये जो हम Tier 2, Tier 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ तक भी समान अवसर जो ONOS में बसा हुआ है, वो हम उसको रियल करें, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें। तो मैं ये खुशी से कह सकती हूँ कि इस साल में ही हमारा 10% इंक्रीज हुआ है यूजेज में, और उसमें से 30 लाख लोग हैं जो Tier 2 इंस्टीट्यूशन से इस यूजेज में नए आए हैं, और 17 लाख लोग उसमें से स्टेट यूनिवर्सिटी से आए हैं। सो डेफिनेटली ये पहुंच हो रही है। हम सरकार के साथ, PSA के ऑफिस के साथ, हम उत्थान एक प्रोग्राम है, ट्रेन द ट्रेनर, उसके थ्रू भी हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं उस लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, जिसके बारे में भी डॉक्टर हसन ने बात की है। तो वो कैसे पहुंचे उन लोगों तक जो अदरवाइज उनको मुश्किल हो, उनकी संस्थाओं को भी मुश्किल हो सकती है। और डिजिटल रेडीनेस का तो खैर हम कम ही कुछ कर सकते हैं, पर जो डिस्कवरी है, मैं आपको बताऊं कि डिस्कवरी टूल ना भी हो तो ONOS की जो वेबसाइट है उसमें सर्चेस की बहुत अच्छी उपलब्धि है, वो ट्रेनिंग इनफ्लिबनेट हर हफ्ते देता है, हम भी दे रहे हैं। तो ये आपको आप पब्लिशर के थ्रू, कीवर्ड के थ्रू, सब्जेक्ट के थ्रू सर्च कर सकते हैं, ऑथर के नाम के थ्रू। तो अगर आप इसमें जाएं और थोड़ा टाइम अपना ह्यूमन कैपेबिलिटी और वो रिसर्च कल्चर बिल्ड करें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। जब हमने ये वेबिनार्स और इन पर्सन इवेंट्स किए हैं, तो हमने रिसर्चर से पूछा है कि आपको इससे कोई क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या हम बेटर कर सकते हैं। तो
85% पार्टिसिपेंट्स ने बोला है कि ये उनको लाभदायक लगा है, पर वो तो शायद आप कहें कि बोल ही रहे हैं, पर हमने 75 से भी ज़्यादा % ने प्लेटफॉर्म को उपयोग करा है इसके बाद, विच इज़ सो गुड। जो अगर जो थोड़ा डर है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो निकल रहा है। और ये भी आता है हमारे सर्वे में कि 70% से ज़्यादा लोगों ने बोला है हम मच मोर कॉन्फिडेंट हैं जब हम उसमें घुसते हैं कि हम ढूंढे जाए हमें क्या चाहिए। दैट फर्स्ट स्टेप इज सर्टनली हैपनिंग। तो और एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी जो मैंने डिस्कवर की जब मैं इनफ्लिपनेट में लोगों से बात कर रही थी कि आपकी हर इंस्टीट्यूशन में नोडल ऑफिसर है। वो लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं, टेक्निकल ऑफिसर भी हो सकते हैं, और वो आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं सीधा इनफ्लिपनेट की वेबसाइट में एक्सेस करने के लिए अपनी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तो वो नोडल ऑफिसर आपको एक्सेस दिलवा सकते हैं, वो आपको ट्रेनिंग के लिए भी दिलवा सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि आप वेबसाइट में या किससे बात करें, तो आपके सब ईच संस्था में ये लोग हैं जो ज्यादातर की ही लाइब्रेरियन है, पर दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप जरूर इस अवसर का जो गवर्नमेंट ने आपको दिया है, बहुत बड़े कॉस्ट पे दिया है, आप एंड जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, 30 से भी ज्यादा पब्लिशर्स की, वो पहुंच रही है आप तक। मैं टेलर एंड फ्रांसिस के बारे में यही कहना चाहूंगी कि हम लोग सबसे पहले हैं जिन्होंने ये किया है, और जो ट्रेनिंग वो भी हमने 12 लैंग्वेजेस में, हमने यूट्यूब पे आपके पास ट्यूटोरियल हैं जो 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। उसको 8 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हुए हैं, यानी कि 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने उनको देखा है, और ये 2 लाख से ज़्यादा घंटों की है। और इसमें से तमिल में 5 लाख से ज़्यादा, बंगाली में 3 लाख तक, कन्नड़ा, हिंदी, सारी भाषाओं में लोग ये ट्यूटोरियल के हम कैसे यूज करें एक्सेस करें। सो दैट फर्स्ट माइल ऑफ द कनेक्टिविटी आपको हम उपलब्धि दे रहे हैं, और हमारी देख रेख में दूसरे भी कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इस देश के लिए आप लोग, आप फ्यूचर हैं रिसर्च, एनईपी के साथ, विकसित भारत के साथ, दूसरे देशों के कोलैबोरेशन के साथ, ये सब को फैसिलिटेट करना हम पब्लिशर्स का काम है। और हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि टेलर एंड फ्रांसिस इसमें भागीदार है, इनफ्लिपनेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, आप लोगों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ। और मैं इतनी खुश हूँ कि डॉक्टर नबी हसन जो IIT दिल्ली जैसी इंस्टीट्यूशन में वो आए, इतनी उन्होंने जानकारी दी, हमारे साथ जुड़े और आप लोगों के साथ जुड़े, और the future is very bright for us in India. So all the best and thank you very much. धन्यवाद. Thank you very much for sharing those insights. आपके perspectives ने हमें ये समझाने में help की कि ONOS सिर्फ content provide करने तक limited नहीं है. Publishers, institutions, libraries and शोधार्थी सभी को collaboratively work करना होगा ताकि available resources, actual usage, research participation and long-term scholarly impact में convert हो सके. आपने टेलर एंड फ्रांसिस की अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट जर्नी को भी वेरी क्लियरली एक्सप्लेन किया, पर्टिकुलरली हाउ वी आर यूजिंग रीजनल लैंग्वेजेस, डिजिटल चैनल्स, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स एंड प्रैक्टिकल training to reach researchers across different parts of India. Thank you once again for your time and leadership. Now, moving on to the next session. अब लीडरशिप इनसाइट से आगे बढ़ते हुए लेट अस गेट इनटू द प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. It is my pleasure to introduce Ms. Anjali Gupta, Marketing Manager and Platform Training Expert at Taylor & Francis. Anjali brings over 12 years of experience across marketing, business growth, customer engagement, and strategic partnerships. आज के hands-on demonstration में अंजलि हमें step by step explain करेंगी Taylor & Francis ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे navigate करें, अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट कैसे सर्च करें, ONOS के थ्रू अवेलेबल फुल टेक्स्ट रिसर्च आर्टिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, एक्सेस करें, डाउनलोड करें और फिर यूज करें.
सर्च फिल्टर्स, साइटेशंस एंड अदर यूजफुल प्लेटफॉर्म फीचर्स कैसे यूज करें, अपने रिसर्च एक्सपीरियंस को फास्टर, ईजियर और मोर इफेक्टिव कैसे बनाएं. In the meantime, I'll monitor the Q&A chat box and filter questions for Dr. Nabi Hassan. Anjali, thank you for joining us today. Without further delay, over to you for the practical demonstration. Thank you so much, Varalika, and thank you so much, Dr. Nabi sir and Natasha ma'am, कि आपने हमारे सारे ही पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा बेस बनाया है ताकि वो ONOS के बारे में बड़े ही गहराई से समझ सकें कि वो उनके लिए कितना ही ज़रूरी है और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ही रिसर्च को बढ़ाने के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए। अब इसमें इसके बाद हम समझते हैं कि प्लेटफॉर्म में जो जर्नल्स हैं आपके पास एक्सेस करने के लिए, उसे डाउनलोड करने के लिए, उसको अपनी रिसर्च में उपयोग करने के लिए, उसके लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला कि मैं समझती हूँ कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत जगहों से आप रेफरेंसेस लेते हैं, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारे एक वेबसाइट को याद रखें। तो कैसे हम उसको एक ऐप की तरह अपने डिवाइस में रख सकते हैं, ताकि कल को आप बस एक क्लिक करेंगे और आप हमारी वेबसाइट टेलर एंड फ्रांसिस तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, हमने जैसे कि आपको अभी निताशा मैम ने भी बताया है कि हमने अलग-अलग भाषाओं में ट्यूटोरियल वीडियोस बनाए। ये बड़े ही संक्षेप भाव में संक्षिप्त तरीके से सिर्फ 6 मिनट के ये वीडियोस हैं, 5 से 6 मिनट के कुल, जो आपको पूरा कैसे प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना है, कैसे सर्च करना है, कैसे सेव करना है, वो सारे फीचर्स उसमें दिखाई देंगे जो आप इस सेशन के बाद भी उसे उपयोग कर सकते हैं, ताकि अगर आप अभी भूल जाएं या फिर आपको वापस से ध्यान करना हो कि कैसे उसे कर सकते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि उसके बाद अभी बीच में हमारे पास 2-3 नए और फीचर्स आए हैं, जो हम आपको अंत में उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे कोई जर्नल है जो अगर आपको आपकी रिसर्च के लिए बहुत ही उपयोगकारी है और आपको नहीं है वक्त कि आप उसे बार बार जाके उसके बारे में सर्च करें, तो आप कैसे कंटेंट अलर्ट सेट कर सकते हैं ताकि बिना आपके वेबसाइट पे आए आपको वो नए आर्टिकल्स या नया कंटेंट जो उस जर्नल में आया है आप उसे अपने ईमेल में प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप जो भी सर्च कर रहे हैं कैसे आप वो सारे कंटेंट अलर्ट्स अलग अलग जर्नल्स में अपने ईमेल्स में ला सकते हैं, कैसे आप बल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ फीचर्स हैं जो हम अंत में लेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे इस वेबसाइट को आप अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं। और आलिका प्लीज लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन विजिबल है, हमारी TFO की प्लेटफॉर्म दिख रहा है। हाँ जी अंजलि. ओके, तो 3 चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारी वेबसाइट जो जर्नल्स के लिए है टेलर एंड फ्रांसिस की, जिसमें आपको 2500 से ज्यादा जर्नल्स का एक्सेस मिला हुआ है, वो है tandfonline.com। और मैं चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ इस वेबसाइट पे जरूर आए। उसकी वजह कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक्सेस प्रोवाइडेड बाय का बैनर, जहाँ पे मेरे लिए लिख के आ रहा है TNF ऑफिस लोकेशंस, यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। तो ये कंफर्म करता है कि आपके पास जो डिवाइस है वो IP मैप्ड है और अब आपके पास जो 2500 जर्नल्स हैं आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अभी मेरे साथ, जब तक मैं आपको आगे की भी जानकारी दे रही हूँ, आप इस वेबसाइट पे आएँ जो है tandfonline.com, और मेरी कलीग वरालिका उसकी लिंक अभी चैट बॉक्स में भी डाल दे रही है ताकि आप वहां से भी जा सकते हैं और चेक करें कि आपके पास ये बैनर एक्सेस प्रोवाइडेड बाय आपके इंस्टीट्यूट का नाम आए। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज Q&A में अपना नाम और अपने इंस्टीट्यूट का नाम जरूर डाल दें। अब दूसरा है, जैसे ही आप देखेंगे एक्सेस प्रोवाइडेड बाय, इससे आप जर्नल्स तो एक्सेस कर लेंगे, लेकिन अगर आपको
इसे डाउनलोड अगर आपको सारे फीचर्स अनलॉक करने हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको कोई जर्नल का कंटेंट अलर्ट चाहिए है या आपको बल्क डाउनलोड करना है, उन सारे फीचर्स के लिए बहुत ही जरूरी है कि अगर आप पहली बार आएंगे तो जहां अंजुलि गुप्ता लिखा हुआ है यहाँ राइट साइड पे ऊपर, यहाँ पे लिखे आएगा login/register। तो आपको अपने अपने आप को रजिस्टर करना है। आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं। आप एक बार रजिस्टर करेंगे, दोबारा लॉगिन करेंगे। इससे ये होगा, एक तो फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे और दूसरा, जो भी आप वेबसाइट पे सर्च करेंगे उसके तहत उसके से जो भी रिलेटेड कंटेंट होगा वो जर्नी में आगे इस वेबसाइट पे दिखता रहेगा। तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड होगा, सिर्फ आपके हिसाब से वो बनेगा, वही कंटेंट दिखेगा जो आप देखना चाह रहे हैं, जहां पे आप सर्च कर रहे हैं। तो ये 3 बातें का हम ध्यान रखेंगे। जब तक मैं अपना बस एक वन सेकेंड जब तक मैं एक अपना स्क्रीन वापस शेयर कर रही हूँ, आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके tandfonline.com पे जरूर जाएं और ये सुनिश्चित करें कि आपको एक्सेस प्रोवाइडेड बाय टेलर योर इंस्टीट्यूट नेम, आपके इंस्टीट्यूट का, आपके संस्थान का नाम वहां दिख रहा हो। ना दिख रहा हो तो प्लीज Q&A में जरूर डाल दें, चैट बॉक्स में जरूर डालें। वरालिका और मैं उसका नोट लेंगे और हम हमारे, या तो आपके लाइब्रेरियन से आप रीच आउट कर सकते हैं और नहीं तो हम भी उसे सॉर्ट कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ओके। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आपको वेबसाइट को एज एन ऐप डाउनलोड करना है, ये दूसरा भाग है हमारी ट्रेनिंग का। अगर आपको वेबसाइट को एज एन ऐप डाउनलोड करना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं? रालिका, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। अभी भी हम tnfonline.com पर हैं। Yes, yes. ठीक है। तो आप जो ये देख रहे हैं सबसे ऊपर 3 बिंदु है ना, ये 3 डॉट्स सबसे ऊपर राइट साइड पर हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसी ये विंडो खुलेगी, एक ये पॉपअप खुलेगा, इसमें आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे आएगा आपके पास सेव एंड शेयर। सेव एंड शेयर को जैसे ही आप उसके पास जाएंगे, एक और पॉपअप खुलेगा। वहां पे आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आएगा इंस्टॉल पेजेस एंड ऐप। आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वेबसाइट एज एन ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। अब हम जाएंगे तीसरे भाग पर। आप चाहें तो इसे हमारे साथ कर सकते हैं। अब हम जाएंगे तीसरे और अंतिम भाग पर, नहीं सॉरी, अभी हम जाएंगे तीसरे भाग पर, जो कि है हमारा टेलर एंड फ्रांसिस का ट्यूटोरियल वीडियो। मैं अभी आपके साथ मैं चलाऊंगी, आप उसे देख सकते हैं। साथ में वरालिका, आप प्लीज उसका लिंक भी सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो बाद में देख सके। ओके। वरालिका, एक बार बताएंगे कि आपको ये साउंड आ रहा है? हाँ जी। नमस्कार। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल के जरिए ये जानेंगे कि आप वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत आपके इंस्टीट्यूशन को उपलब्ध टेलर एंड फ्रांसिस के जर्नल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ONOS की वेबसाइट www.onos.gov.in पे जाना होगा। हम जर्नल्स को 2 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं। आप सर्च एंड ब्राउज ऑप्शन के माध्यम से अपनी रुचि के विषय या फिर नीचे दिए गए विषयों की सूची में से कोई एक चुन सकते हैं। दूसरा, आप पब्लिशर्स की लिस्ट में से टेलर एंड फ्रांसिस को सिलेक्ट करके हमारी वेबसाइट www.tnfonline.com पर भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट के होम पेज पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको अपने इंस्टीट्यूट के जरिए टेलर एंड फ्रांसिस के जर्नल्स का एक्सेस से संबंधित एक मैसेज दिखेगा। अगर आप हमारी वेबसाइट पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको लॉगिन या रजिस्टर करने का विकल्प भी दिखता है। अपनी सर्च रिजल्ट्स को सेव करने और रेगुलर अपडेट्स के लिए जरूर रजिस्टर करें। कंटेंट एक्सेस करने का सबसे आसान तरीका सर्च बार है। आप कीवर्ड्स, अपनी रुचि के विषय, ऑथर अथवा DOIs के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट कीवर्ड से सर्च करते हैं तो हमें
700 जर्नल्स के तकरीबन 28 लाख रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। हम अपनी सर्च इनपुट को और भी सटीक बना सकते हैं। आपको स्क्रीन की बाईं तरफ फिल्टर्स लगाने का विकल्प मिलता है। ओनली शो कंटेंट आई हैव फुल एक्सेस टू वाले विकल्प से आप सिर्फ एक्सेसिबल कंटेंट पर जा सकते हैं। ग्रीन मार्क वाले आर्टिकल को आप अपने इंस्टीट्यूट के एक्सेस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ऑरेंज मार्क वाले आर्टिकल्स स्वतः ही ओपन एक्सेस कंटेंट है। अगर हम विषयों की सूची में से इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को चुनते हैं और उसके बाद एनर्जी एंड फ्यूल्स को, तो हमारा सर्च रिजल्ट 28 लाख से घटकर 27,000 पर आ जाता है, जिससे उपयोगी कंटेंट खोजने में हमें सहूलियत होती है। अपने क्षेत्र में नए रिसर्च से जुड़े रहने के लिए आप इन सर्चेज को सेव करके रोजाना, साप्ताहिक और मासिक अलर्ट्स भी लगा सकते हैं। इसके लिए एक रजिस्टर्ड अकाउंट बेहद उपयोगी होगा। रेलेवेंस और एनालिसिस के लिए आप अपने सर्च रिजल्ट्स को एक एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने सर्च रिजल्ट्स को रेलेवेंस और अन्य पहलुओं के हिसाब से भी छांट सकते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से पेजेस पर रिजल्ट्स की संख्या भी तय कर सकते हैं। आइए अब हम किसी एक जर्नल के उदाहरण से विस्तार में जानते हैं। यहाँ आप जर्नल का नाम, कवर और इसके फोकस एरिया का संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं। अगर आप एक ऑथर हैं, तो आपकी रुचि हमारे ओपन सेलेक्ट पब्लिशिंग में भी हो सकती है, जिसमें आपको ओपन एक्सेस आर्टिकल्स की भी सुविधा मिलती है। सभी जर्नल्स की अपनी विशेषताएं होती हैं। आप इस विकल्प के जरिए या तो इस जर्नल में या तो पूरे प्लेटफॉर्म पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ऑथर्स के लिए अपनी रिसर्च आर्टिकल सबमिट करने का भी एक लिंक है। यहाँ से आप ऑथर गाइडलाइंस विस्तार में पढ़ सकते हैं। अबाउट द जर्नल भाग में आप जर्नल के अन्य पहलुओं जैसे इम्पैक्ट मैट्रिक्स, संपादकीय बोर्ड और सबमिशन प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। आप नए आर्टिकल्स के पब्लिश होने की जानकारी अलर्ट्स के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ से जर्नल्स के पुराने और नए अंक और उनके आर्टिकल्स भी देख सकते हैं। जब हम किसी आर्टिकल पेज को खोलते हैं तो हमें टाइटल, ऑथर की डिटेल्स, पब्लिकेशन डेट और साइटेशन मैट्रिक्स की जानकारी मिलती है। आप यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, आर्टिकल की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ईपब में देख सकते हैं। आपको ऊपर दिए गए लिसन बटन का आप यहाँ से जर्नल्स के पुराने और नए अंक और उनके आर्टिकल्स भी देख सकते हैं। जब हम किसी आर्टिकल पेज को खोलते हैं तो हमें टाइटल, ऑथर की डिटेल्स, पब्लिकेशन डेट और साइटेशन मैट्रिक्स की जानकारी मिलती है। आप यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसे ईपब फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। आप ऊपर दिए गए लिसन बटन का इस्तेमाल करके इस आर्टिकल को ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हैं। आइए हम फिर से होम पेज की ओर चलते हैं। सामान्य सर्च के अलावा आप एडवांस्ड सर्च विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आपको बूलियन ऑपरेटर्स जैसे एंड और नॉट की भी सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी के साथ ऑथर नेम एडविन डालने पे हमें रेलेवेंट आर्टिकल्स ही मिलते हैं। यहाँ दिए गए विषयों की सूची में से कोई एक चुनकर भी जर्नल्स को एक्सेस किया जा सकता है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चुनने पर हम यहाँ से रुचि के जर्नल और आर्टिकल्स देख सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइब्रेरियंस, ऑथर्स, एडिटर्स और सोसाइटीज के लिए भी स्पेशल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर आप ओपन एक्सेस पब्लिशिंग में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे फुल ओपन एक्सेस जर्नल्स और हाइब्रिड ओपन सेलेक्ट जर्नल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। होम पेज पे नीचे की ओर आप ग्लोबली ट्रेंडिंग रिसर्च आर्टिकल्स की एक लिस्ट देख सकते हैं जो रेगुलर अपडेट होते रहती हैं। आप इस प्लेटफॉर्म को विजिट करके इनसे अपडेटेड रह सकते हैं। यहाँ आपको अन्य उपयोगी शॉर्टकट्स मिलेंगे जिनके जरिए आप हमारी स्पेशल रिसोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। ये आपको पेपर लिखने, बुक एक्सप्लोर करने या रिसर्च से अपडेट रहने में मदद करेंगे। धन्यवाद।
आई थिंक ये ट्यूटोरियल वीडियो अपने आप में काफ़ी विस्तार में था। आप इससे ऑलरेडी काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इनको पॉइंट्स में कहूँ तो आप कैसे इसमें सेव कर सकते हैं, कंटेंट अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप अलग-अलग फ़िल्टर डालें, जो भी आपका रिसर्च सब्जेक्ट है, जो भी आप जिसमें भी आपकी रुचि है, चाहे आप उसे सब्जेक्ट लेवल पे लगाएं, फिर आप पब्लिकेशन डेट पे लगाएं, फिर आप ऑथर लेवल पे लगाएं, और आप चाहते हैं कि यही रिसर्च के बारे में आपको नियंत्रण रूप से आपके पास इसकी कंटेंट अलर्ट्स आते रहें, तो आप सेव दिस सर्च फीचर का उपयोग कर सकते हैं, जो कि वीडियो में बताया गया था। आप बल्क डाउनलोड फीचर का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको कुछ चुनिंदा 2-3 फीचर्स और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो अब मैं आपको जल्द से उन फीचर्स के बारे में भी बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पे जैसे कि वीडियो में बताया गया था, एक तो आप ज़रूर स्टैटिक सर्च बार को, जो कि हमारे गूगल बार सर्च बार के जैसा है, यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड ऑथर डीओआई यूज कर सकते हो। आप एडवांस सर्च फीचर में अलग अलग फिल्टर लगा सकते हो, टाइटल, ऑथर, अफिलिएशन, या फिर कोई एक शब्द, कोई एक कीवर्ड जो कहीं भी किसी भी जर्नल में किसी भी तरीके से लिखा हुआ हो वो। आप तीसरा तरीका ये भी है कि आप सारे जर्नल्स का सब्जेक्ट लेवल पे भी देख सकते हो। समझिए, उधार के तरीके में कि अगर मुझे कुछ जानना है कंप्यूटर साइंस में कि क्या चल रहा है, मुझे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड हर एक जर्नल के बारे में जानना है, तो अब मैं उस पेज पे हूँ जहाँ पे सारे जर्नल्स हैं उस सब्जेक्ट के अंदर। सबसे पहले मैं ये सिलेक्ट करूंगी कि मुझे जो एक्सेस है मैं उस पे उसके बारे में, उन जर्नल्स के बारे में देखना चाहती हूँ। तो मैंने उसे सिलेक्ट किया। आप लेफ्ट साइड में जो फिल्टर में दिखाया था, जो भी नंबर्स यहाँ लिखे हैं वो यह दर्शाता है कि उस सब्जेक्ट के अंदर कितने जर्नल्स हैं। तो एक आपको एक आइडिया दे देता है कि कितने जर्नल्स हैं। ये अटक गया। Okay. ओके। अब अगर आर्टिकल लेवल पेज पे हम जाएंगे, तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे ऑप्शन आया है डाउनलोड साइटेशंस एंड डाउनलोड पीडीएफ्स। तो इस पेज में जितने भी आपके आर्टिकल्स दिखेंगे, आप उनके जो साइटेशन से एक बार में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उनका नंबर ऑफ डिस्प्ले पर पेज वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो एक तो था ये एक फीचर। दूसरा था कि अभी तो हमने इसके पहले जो वीडियो में देखा था, जो था सेव दिस सर्च, कि मैंने अलग अलग फिल्टर्स लगा दिए और मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में रेगुलरली या तो हफ्ते में एक बार या रोजाना या मंथ में एक बार मेरे पास उसके अलर्ट्स आते रहें। बट अगर मैं चाहूँ तो कोई एक जर्नल है जो मेरी सबसे ज्यादा उसमें रुचि है, मैं उसमें भी मैं उसके बारे में भी, उस जर्नल के बारे में भी जान सकती हूँ, अलर्ट्स ले सकती हूँ। जस्ट टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल्स, जैसे यहाँ फॉलो दिस जर्नल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जैसे इस फॉलो दिस जर्नल में क्लिक करेंगे, ये आएगा न्यू कंटेंट अलर्ट्स। जैसे ही आप न्यू कंटेंट अलर्ट्स पे क्लिक करेंगे और आप इस पे सब्सक्राइब करेंगे, तो जैसे ही इस जर्नल में कोई भी नया कंटेंट अपलोड होगा, आपके वो ईमेल में, जो ईमेल जिससे आपने लॉगिन किया है, उस पे आपको वो सारे कंटेंट अलर्ट्स मिल जाएंगे। और मैं जो कह रही थी पहले कि आपके बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को रजिस्टर करें, वो इसलिए भी था कि जब भी आप कोई सर्च फीचर डालेंगे, तो जब आप आगे जाएंगे तो राइट साइड पे हर एक आर्टिकल पेज, जर्नल पेज के सामने आपको रिलेटेड कंटेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, विच इज इम्पोर्टेंट, ताकि आप सॉरी ताकि आप जिस विषय के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में और गहराई से उसके बारे में जान सके, नए आर्टिकल पढ़ सके। तो यही था हमारे लिए आपको बताने के लिए कि आप कैसे इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, अपने रिसर्च में इसका यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको, जैसे मैंने एक और चीज कही थी कि प्लीज चेक करें कि एक्सेस प्रोवाइडेड बाय आ रहा है आपका इंस्टीट्यूट का नाम। अगर नहीं आ रहा तो अभी भी प्लीज एक बार चेक करके हमें जरूर बताएं कि आपको वो दिख रहा है या नहीं, तो अपने इंस्टीट्यूट के नाम से बताएं। धन्यवाद। Thank you.
Thank you very much, Anjali, for such a clear and comprehensive walkthrough. I'm sure इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हमारी ऑडियंस को टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेविगेट करने की, रेलेवेंट कंटेंट सर्च करने की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस काफ़ी सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है। अब हम आज के फाइनल Q&A सेगमेंट सेक्शन पर आते हैं। अगर आपके पास कंटेंट एक्सेस, आर्टिकल डाउनलोड, नेविगेशन, सर्च फिल्टर, साइटेशंस, ऑथेंटिकेशंस या डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप Q&A बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। पहले मैं डॉक्टर नबी सर के क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगी। सुभाष कुमार पूछ रहे हैं, हाउ डज ONOS initiative facilitate access for researchers working off campus? बड़ा सिंपल है, इन्होंने शिबुले के थ्रू प्रोविजन किया हुआ है ऑफ कैंपस एक्सेस करने का। इनफैक्ट आपको पता होगा हमारा अबू धाबी कैंपस है, हमारा सोनीपत कैंपस भी है। तो अबू धाबी कैंपस वाली में जो हमारी फैकल्टी है वो IIT दिल्ली की ही है, तो दे आर ऑल्सो ऑथराइज्ड यूजर, तो वो भी कर पाते हैं। तो शिबोले के थ्रू जो आपका स्क्रीन आएगा उसमें आपको लॉगिन क्रेडेंशियल डालने, जैसे ईमेल और पासवर्ड होता है उसी तरह से एक नाम और एक पासवर्ड। फॉर एग्जांपल हसन इज माय नेम इन IIT दिल्ली और मेरे पासवर्ड जो भी है, तो आपको एक बार ऑथेंटिकेशन के बाद सेम एक्सेस मिल जाता है और वो किसी भी एक रिसोर्स के लिए आप ऑथेंटिकेट कराएंगे, रिसोर्सेज सारी एक्सेस कर पाएंगे एक साथ। और एक बार पासवर्ड आपने सेव कर लिया, क्रेडेंशियल सेव कर लिया, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, लाइक अगर आप ओपन एथेंस यूज कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तब भी आप कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ बहुत सिंपल चीज भी पूछनी तो उसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, हमको भी बहुत सारी चीजें सिंपल नहीं पता होती। आप डायरेक्ट हमें या इन्फिलमेंट किसी को भी कॉल कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, how can a researcher move beyond simply downloading articles and use ONOS resources to improve the quality and impact of their research? बड़ा सिंपल है, मेरे ख्याल से आज का प्रेजेंटेशन काफी हद तक इसी चीज पे फोकस था कि जो आप कंटेंट डाउनलोड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल आप पेपर लिख रहे हैं या फिर आप अपना थीसिस का लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो आप जो रेलेवेंट पेपर हैं सब एक जगह डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ें, ठीक है, और उसके हिसाब से जो एक आपका एक ओपिनियन बन रहा है वो निकालें और उसको अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करें जहां आपकी वॉइस सुनी जाए। योर वॉइस शुड आल्सो बी हर्ड। ऐसी जगह पे आप लाइक AI टूल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं आप, उस कंटेंट को अपना क्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे AI टूल्स हैं, इनफैक्ट कुछ पब्लिशर तो AI उसमें अपने प्लेटफॉर्म में ही लगा दिया है। मैं इसको अपनी टॉक को पब्लिशर न्यूट्रल रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत सारे पब्लिशर ने AI असिस्टेंट ऑलरेडी लगा रखा है उस पर, तो वो आपको ऑलरेडी समराइज करके दे देगा 50-60 एब्स्ट्रैक्ट की या पेपर्स की। तो बहुत आसान हो गया आज। और सर आई नो फिर भी आपके आप पास समय कम है तो बस एक और क्वेश्चन, व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप्स, ये आपके पहले क्वेश्चन से बहुत अच्छे से टाई इन करता है, व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप्स कैन इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरीज टेक टू encourage researchers and faculty members to use these resources more regularly? बड़ा सिंपल है, जैसे आप अगर IIT दिल्ली की वेबसाइट देखेंगे तो उस पर भी थोड़ा पता लगेगा। हमने छोटे छोटे से ना क्लिप बना रखे हैं। आजकल लोग इंस्टाग्राम बहुत देखते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हैं, है ना, फेसबुक देखते हैं, तो हम लोगों ने AI की हेल्प से और ऐसे लाइक नॉर्मल तरीके से भी छोटी छोटी सी क्लिप्स और वीडियो बनाए हुए हैं कि कैसे रिसोर्सेज को यूज करें, ठीक है। उसके अलावा जैसे मेलिंग सिस्टम है, मेल के थ्रू हम लोग भेजते रहते हैं। हम लोग रेगुलरली 1 आवर वर्कशॉप करते हैं, मेरे ख्याल से महीने में हमारे 4 वर्कशॉप हो जाते हैं अलग अलग पब्लिशर इन सब के साथ। और ये लोग हमसे कुछ नहीं लेते, मतलब लाइक हमें कुछ पे नहीं करना है, इनको बड़े खुशी से आके देते हैं। और आप अपने आप को खुद ट्रेंड करें ना, आप खुद वर्कशॉप डिलीवर करें अपने लोगों के लिए। अगर रिसोर्स पर्सन अवेलेबल, आप खुद रिसोर्स पर्सन बने, तो हम लोग खुद मैनेजमेंट, हमारा यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है मैनेजमेंट सेंटर इंस्टीट्यूट के कैंपस, हम जाके खुद, मेरे कोलीग डॉक्टर विजय वर्मा जाके सेशन डिलीवर करते हैं, हम लोग ऑडिटोरियम में जाके डिलीवर करते हैं, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में करते हैं। इसके अलावा हम अपने पब्लिशर साथियों की भी हेल्प लेते हैं इसमें। Thank you so much, sir, for your efforts and your outreach.
It truly means a lot, not only to us, but the researchers also. Now, just one last question. Is there any plan to expand ONOS in the future to include private universities and institutes that are currently outside its coverage? बिल्कुल बातचीत शुरू हो चुकी है गवर्नमेंट लेवल पे। इनफैक्ट अगर आप अच्छी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में है तो ऑलरेडी आप लोगों के पास क्वेश्चनर वगैरह कुछ कम्युनिकेशन गया है, तो गवर्नमेंट डिस्कस तो कर रही है। बाकी देखिए हम लोग तो बेसिकली इनपुट देने वाले लोग हैं, है ना, हम लोग थोड़ा सा फैसिलिटेटर्स हैं, डिसीजन मेकर्स तो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। बट हाँ, चूंकि उन्होंने आप लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की है तो नियत तो अच्छी है गवर्नमेंट की, क्योंकि रिसर्चर की तो कोई गलती नहीं है ना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसको तो एक्सेस मिलना चाहिए ना। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो पैसा भी तो ले रही है अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छा, तो उनको एक्सेस क्यों नहीं दे रहे? तो गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है कि कुछ कॉमन रिसोर्सेस भी दी जाए या आप लोगों के लिए कुछ इतने अच्छे टर्म्स कंडीशन पे नेगोशिएट कर लिया जाए कि आपको एक्सेस मिल पाए। थैंक यू सर, दिस वाज वेरी हेल्पफुल। अगर आप लोगों के क्वेश्चन सर नहीं ले पाए तो आप उन्हें हमें रिटन में भेज सकते हैं और हम सर के पास ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का, स्पेशली रजनी का, जो बेसिकली बिहाइंड द सीन उन्होंने सब ये स्टेज तैयार किया और उस पे हम लोगों ने एक्टर्स की तरह परफॉर्म किया उस स्टेज पे। एंड आई थिंक वी आर द बेस्ट एक्टर्स एंड वी डिलीवर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और अगर थोड़ा सा भी इसका कुछ फायदा हुआ आप लोगों को तो हमारी ये मेहनत सफल हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके को देने के लिए। और रजनी, बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया और मुझे मेंटली प्रिपेयर कराया कि ऑडियंस की क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, क्योंकि अंग्रेजी तो हम बोल ही लेते हैं बट रीजनल लैंग्वेज में बात करने का कुछ मज़ा ही अलग आता है और अच्छे से मेरे ख्याल से कम्युनिकेट हो पाता है। आप चाहें तो Thank you, ईमेल Dr. में Hassan. फीडबैक दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू डॉक्टर हसन। आई थिंक अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपने जिस डिटेल में ये सेशन एक्सप्लेन किया है, ट्रस्ट मी, इन द लास्ट 18 मंथ्स हम लोगों ने ओवर 25 सेशंस डिलीवर किए हैं, बट यू हैव टच्ड ऑल द रेलिवेंट पॉइंट्स जो कि हमारे रिसर्चर्स को जानने की नीड है। एंड जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तभी मैंने इसके लिए प्लान बी रेडी किया है कि we want a full-fledged detailed session with you, exclusively with you, जहाँ पे कि हमारे रिसर्चर्स को एक सेकेंड चांस मिले आपके साथ कनेक्ट करने का, इस प्रॉपर जर्नी को और डिटेल में अंडरस्टैंड करने का, बिकॉज बहुत ही रेलिवेंट इंसाइट्स आपने शेयर किए हैं अबाउट द बैरियर फ्री लर्निंग, अबाउट द रिसर्च जर्नी एंड द रिसर्चर जर्नी. So it's a complete package for anyone. Thank you so much. थैंक यू। मुझे लगता है 1 मिनट में मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरी 4:30 दूसरी मीटिंग शुरू हो रही है और लोग वेट कर रहे हैं। आपके पब्लिशिंग